हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, मुश्किल से आप लोगों के पास 8 या 9 दिन हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत जी जान से, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराया जा सके। तो रिवीजन की ये पहली क्लास है, फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो रिवीजन है, इसमें जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर को ही बेस मान के सिलेक्ट किए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कैलकुलेशन में दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब जहां पे मैं एक का आंसर गलत दिया था, वहां पे जीरो आंसर था सबसे लास्ट क्वेश्चन का। -1 और +1 दोनों ही वैल्यू हो सकती थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत आगे तक सॉल्व कर दिया था, बिल्कुल एंड तक, और उसमें लगा कि आगे पता नहीं क्या होगा, तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं रख रहा। लेकिन काफी लोगों ने इसका आंसर दिया, कमेंट किया। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने सॉल्यूशन भेजे मुझे इंडिविजुअली टेलीग्राम पे कि सर इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो मैंने उस तरह के क्वेश्चन भी आज लिए हैं कि चलो ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सा रिवीजन, काफी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और कंटिन्यूअसली आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला ही क्वेश्चन वो ले लेते हैं जो लास्ट क्लास में रह गया था, थोड़ा सा मतलब उसी टाइप का है, वो तो नहीं है लेकिन हाँ सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह के थे, वैल्यूज चेंज थी। तो दोस्तों देखो, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि भैया अगर ये माइनस करना है तो ये जो बेस है इसका, डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस कितना है आपका, √2 प्लस √3 प्लस √6। मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बाकी आसान। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपन लोग करते हैं या नहीं करते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, 5 √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करता हूँ, फिर 7 √2 की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -√6 की मल्टीप्लाई करूंगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए, जब 5 √3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 5 √6। ध्यान से देखते हुए चलना। 5 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होता है, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतना आप लोगों को पता है। और आगे अगर मैं बात करूंगा तो 5 √18 हो जाएगा, सॉरी 5 √18 हो जाएगा, यही हो जाएगा। भाई 3 इंटू 6 क्या होता है, 18 होता है या नहीं होता है? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दूसरा, दोस्तों मैं यहीं पे आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जो √18 है, इसे लिख सकते हैं √9 इंटू √2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? √9 क्या हो जाएगा आपका, 3। बात समझ में आई? तो जो √18 है, ये एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 3 √2। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? साफ साफ। और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के लिए इसे पूरा सॉल्व ही करके लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 15 √2। कितना आ गया, 15 √2। ऐसे ही आगे ध्यान रखना है दोस्तों हमने। अब मैं +7 √2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 7 √2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 7 कितना हुआ, 14। ध्यान से देखते हुए चलना। प्लस √2 इंटू √3 कितना हुआ, √6, तो 7 √6 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर ऐसे ही 7 √2 इंटू √6, तो ये आपका हो जाएगा कितना, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 √12 प्लस का 7 √12। यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? अब फिर से वही बात आ रही है कि भैया जो आपका 12 होता है, ये जो 12 है ये आपका होता है क्या, √4 इंटू √3, और √4 होता है 2। तो मतलब अगर मैं इसमें से 2 की मल्टीप्लाई यहां पे कर दूंगा, तो ये एक तरीके से मैं इसे पूरा सॉल्व ही करके लिख दे रहा हूं। ये मेरा कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे ये आ जाएगा 7 इंटू 2 14 √3, 14 √3। ऐसे ही जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 2। भैया √12 हो जाएगा। √12 मैंने क्या बताया अभी, 2 √3, तो -2 √3। ध्यान से देखते हुए चलना। ऐसे ही आगे करेंगे तो माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 18 हो जाएगा। और 18 क्या होता है, 3 √2। मैं बता चुका हूँ ये आप लोगों को यहाँ पे। और √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का आने वाला है तो माइनस का 6, इस तरीके से। और डिनोमिनेटर में आपका जो चला हुआ था √2 प्लस √3 प्लस √6, ये रहेगा। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके पेपर में आ चुका है, तो इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। अब देखो, ये 5 √6 है, और कहीं है 7 √6 है, तो कितना हुआ अगर देखा जाए तो 12 √6 हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है लगभग। ये 15 √2 है, इसमें से अगर मैं 3 √2 माइनस कर दूंगा तो
प्लस का 12 अंडर रूट 2 रह जाएगा। बात समझ में आई? 7 अंडर रूट 2 और सॉरी आगे की बात करें तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 दिख रहा है कहीं पे, 2 अंडर रूट 3 और 14 अंडर रूट 3, इसमें से ये माइनस हुआ तो ये भी कितना बचेगा, 12 अंडर रूट 3। कितना बचा, 12 अंडर रूट 3। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए जी, और दूसरा दोस्तों 15 प्लस का और प्लस का 14 तो कितना हुआ, 29 हुआ। और अगर इस 29 में से ये 23 तो मैं लिखना भूल ही गया था, यहाँ पे 23 है माइनस का, तो 23 ये भी 29 हुआ, तो ये तो कट गया सीधा सीधा, तो यही बचेगा सिर्फ। और नीचे क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। यहां तक हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आए थे, यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था एक तरीके से। अब आगे क्या करना है, ऊपर से ले लेना है 12 कॉमन। ऊपर से क्या ले लेना है, 12 कॉमन, तो ऊपर क्या रह जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। और नीचे भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। थोड़ा सा ऊटपटांग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आपके पेपर में आया हुआ है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह का एक और क्वेश्चन क्यों ना हो जाए। और ऐसे ही आपको करना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसका कोई डायरेक्ट ही मेथड है जिससे कि आप लोगों को सीधा सीधा आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बस वहां पे जो नंबर है वो अलग अलग थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग थी, बाकी सेम क्वेश्चन था। मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर, तब आपको देखने को मिलेगा। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। पहले कोई 8 नंबर है हमारे पास, इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है। अच्छा, अगर इनका एवरेज 20 है तो अगर मैं सम की बात कर लूँ यहीं पे डायरेक्ट, तो सम होता है 8 इंटू 20, कितना हो जाएगा, 160। यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। अब दोस्तों आगे की बात क्या कर रहा है, फर्स्ट टू का जो एवरेज है वो 15.5 दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इन 8 में से जो पहले दो हैं इनका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 15.5। अच्छा, तो पहले दो का सम कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 2, जो कि आपका आ जाएगा 31। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट 3 नंबर है, यही तो कह रहा है, जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 64/3। तो सम क्या हो जाएगा, n इंटू एवरेज, मतलब 3 इंटू 64/3, मतलब कितना हुआ, 64। मतलब जो पहले सॉरी 5 नंबर है, पहले यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर, इनका जो एवरेज होगी, इनका जो टोटल सम हो गया, सॉरी इनका जो सम हो चुका है वो हो चुका है कितना, 95। कितना हो चुका है, 95। आप देखिए 95 हो चुका। अब जो हमारे पास अगले 3 नंबर बचे, अगले 3 नंबर कौन से बचे, 6th बचा, 7th बचा और 8th बचा। इन तीनों का सम कितना होगा भैया, 160 में से 95 माइनस कर दो, इन तीनों का सम रहा होगा 65। अभी मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, आगे क्या कह रहा है, 6th इज लेस देन 7th बाय 4। जो छठा नंबर है वो 7वें से 4 कम है, एंड 7 लेस देन बाय 8, और 8वें से 7 कम है। अब एक बात सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैं इसे ऐसे कर लेता हूं कि अगर 7वें के पास x रहा होगा तो 6th के पास कितना रहा होगा, x माइनस 4 रहा होगा। कितना रहा होगा, x माइनस 4 रहा होगा। लेकिन 8वें से ये 7 कम है, 8वें से ये क्या है, 7 कम है। अगर 8वें नंबर को मैं y मान लेता हूं और y में से अगर मैं 7 माइनस कर देता हूं तो ये छठे के पास आ जाता है, मतलब इसके पास कितना रहा होगा, x प्लस 3 रहा होगा। यहाँ पे कितना रहा होगा, x प्लस 3 रहा होगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, अगर तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये कितना आना चाहिए, 65 आना चाहिए। x प्लस एक्स प्लस एक्स तो कितना हो गया, 3x हो गया, और 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। अगर x की वैल्यू 22 आ गई, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे 6 के पास कितना आ जाएगा, 18, ये हुआ 22 और ये हुआ इसके पास 25। इसने क्या पूछा है, द लास्ट नंबर इज 25। बहुत आसान क्वेश्चन था, सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिला था लास्ट ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और क्या कहानी है इस क्वेश्चन की वो समझते हैं। द एवरेज सैलरी per head of all workers in company is 95. The average salary of 15 officer is 525 and the average salary per head of rest of rupee 85. Find the total number of worker in the workshop.
दोस्तों इसे दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो सुनो। जो टोटल जिसमें ऑफिसर प्लस लेबर या अदर वर्कर या लेबर हम इसे क्या देते हैं, ये लोग हैं, इनकी एवरेज सैलरी, अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो 95 है। अगर मैं 15 ऑफिसर्स की बात करूं, 15 ऑफिसर्स की बात करूं तो इनकी एवरेज सैलरी आपको 525 दी गई है। और जो एक्स लेबर बचा अलग से, उसे हम नहीं पता कितना है, इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 85 है। वो टोटल एम्प्लॉय जानना चाहता है, मतलब 15 प्लस एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। दोस्तों कैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं, एक बात सुनो। अगर बात की जाए कि भैया 15 ऑफिसर, ध्यान से सुनना, अगर 15 ऑफिसर्स को लिया जाए तो इनकी एवरेज मंथली सैलरी जो है वो कितनी है, 525। क्लियर है, पर हेड। दूसरा, अगर लेबर का देखा जाए जो कि एक्स है, हमें नहीं पता है, इनकी जो एवरेज मंथली सैलरी है वो 85 है, लेकिन अगर कंबाइन में देखूं दोनों की तो वो कितनी है, 95। और मैंने आपको बताया था जब मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे वेटेड एवरेज आता है। वेटेड एवरेज हमेशा एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 420। अगर यहाँ से माइनस हुआ और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 430, सॉरी, ये हुआ 430, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। दोस्तों अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो 1:43 आएगा। मतलब 1 तो ऑफिसर है और 43 लेबर है। तो अगर मैं बात करूं टोटल कितना है, 44, टोटल कितना है, 44 है। तो इसका मतलब देखो, और बहुत अच्छी बात बताता हूं, 44 में 11 है या नहीं है। अगर 11 है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रेशियो, ये रेशियो में 44 में अगर 11 है तो आंसर जो होगा उसमें भी 11 होना चाहिए। ना तो इसमें 11 है, ना इसमें 11, ना इसमें 11, इसमें 11। 11 क्यों देखा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है तो होगा ही होगा, कहीं कटेगा तो है नहीं। दूसरा, अगर आपकी वन पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, ये देखिए 15 ऑफिसर है या नहीं है। अगर वन पार्ट की वैल्यू कितनी है, 15, तो 44 पार्ट की वैल्यू के लिए 44 इंटू क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 44 इंटू 15 जो कि आपका कितना आ जाएगा, 660 ही आ जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी है, आपके लेवल में बहुत, आपके पेपर में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से मैं कह रहा हूं, सेम क्वेश्चन आया है इसी तरह का, ठीक है, थोड़ा सा अलग था बस, लेकिन कहानी टाइप यही था, वैल्यूज अलग थी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन सेम सम इनिंग is 21.75 and he score in next 3 inning 28। ये माइनस नहीं है, पहली बात तो ये कह रहा है कि 28 रन, 34 एंड 37 रन रेस्पेक्टिवली। Therefore average increased by 1.125। फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग प्लेड बाय हिम। प्लेड बाय हिम, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए तो ये लिख सकता है कि टिल नाउ या बिफोर दीज 3 मैचेस, ऐसा कुछ भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसका मतलब पहले ही जानना चाहता है। ओरिजिनल इनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके दो मेथड है। अगर हम पहले मेथड की बात करें तो आप लोग ध्यान से समझो। मैं मानता हूं कि उसने टोटल एक्स इनिंग खेली थी पहले, उसने टोटल कितनी इनिंग खेली थी, एक्स इनिंग, जिसमें उसका जो एवरेज था वो गिवन है, कितना गिवन है, 21.75। मतलब वो हर एक इनिंग में 21.75 रन बना रहा था। अब उसने अगली 3 इनिंग खेली, एक में 28 बनाया, एक में 34 बनाया, एक में 37 बनाया। मतलब इन अगली नेक्स्ट 3 इनिंग्स में उसने टोटल कितना रन बनाया, 99 रन उसने टोटल बनाए। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, आसान क्वेश्चन है, अगर वो पहली इनिंग, मतलब जो अगली 3 इनिंग खेल रहा है उनमें से हर एक इनिंग में 21.75 21.75 21.75 रन बनाता, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, नहीं। मैंने आप लोगों को बताया है जितना एवरेज है उतना ही कोई ग्रुप में लेके आए या उतना ही कोई लेके जाए, तो एवरेज पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो टोटल 62.25 रन बनाता तो उसके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन दोस्तों उसने अगली 3 इनिंग में कितना बनाया, 99 रन बनाया। मतलब उसने कितना एक्स्ट्रा बनाया, कितना एक्स्ट्रा बनाया, सुनना ध्यान से, उसने कितना एक्स्ट्रा बनाया, मैंने इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो यह 33.75 रन इसने एक्स्ट्रा बनाया। और इस एक्स्ट्रा रन की वजह से हर एक को कितना मिल गया, 1.125 रन मिला हर एक
को। तो इसका मतलब टोटल इनिंग कितनी रही होगी, सुनना ध्यान से, टोटल इनिंग मैंने कितना बांटना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 33.75, इतना डिस्ट्रीब्यूट करते ही हर एक को कितना मिला, 1.125 मिला या नहीं मिला बताइए। अगर आप इसे कट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा कितनी बार जा रहा है, 30 टाइम जा रहा है। इसका मतलब टोटल इनिंग उसकी क्या रही होगी, 30 रही होगी टिल नाउ। अब तक की ये बात हो रही है, बात समझ में आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर वो पूछता कि पहले कितनी इनिंग रही थी, तो पहले उसकी 27 इनिंग थी। दोस्तों इसे मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत इजीली कर सकता हूं, कैसे, सुनो। पहले मान लेता हूं उसकी एक्स इनिंग थी जिसमें उसका एवरेज था 21.75, उसने 3 इनिंग अब खेली जिसमें उसने टोटल 99 रन बनाए, तो इसका एवरेज कितना रहा होगा, 33 रहा होगा या नहीं रहा होगा। और इस वजह से उसका जो एवरेज है वो पहले से 1.125 बढ़ गया। तो ये 1.125 किस में ऐड करेंगे, 21.75 में। भाई पहले कितना था, 21.75, अब 1.125 बढ़ गया, तो अब ओवरऑल जो एवरेज है वो हो गया 22.875। दोस्तों क्रॉस इसका डिफरेंस लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यह आ जाएगा 10.125, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना आ जाएगा ये 1.125, और इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा आपका 9:1। कितना आया, 9:1। 1 के लिए 3 इनिंग खेल रहा है, तो 9 के लिए जाहिर सी बात है, 9 के लिए कितनी इनिंग खेलेगा, 27, और 27 + 3 कितना हुआ, 30 इनिंग। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, तो इसीलिए बहुत अच्छे से हमने इसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू प्लेस आर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपके पास आते हैं भैया पेपर में। टू प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, भाई दो प्लेस है, एक ए और एक बी, एक दूसरे से 108 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से 108 किलोमीटर दूर है, ऐसे 108 किलोमीटर। टू बोट्स स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेस एट सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर, एक बोट ऐसे जा रही है, एक बोट ऐसे जा रही है। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, जाहिर सी बात है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक डाउन स्ट्रीम होगी और दूसरी अप स्ट्रीम होगी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड आर 12 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, तो ये किस टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों एक बात सुनो, मैंने आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस में बताया, जब भी क्या होगा दो मूविंग बॉडी होती है तो हम लोग हमेशा ही क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, दोनों स्पीड का सम। समझना ध्यान से। अब मान लीजिए ये डाउन स्ट्रीम है, अब डाउन स्ट्रीम आपकी क्या स्पीड होती है, B+W होता है या नहीं होता है। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, B-W हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूँ ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, क्योंकि एक डाउन स्ट्रीम जा रहा है और एक अप स्ट्रीम जा रहा है। चलिए ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, B+W और B-W, तो W से W कट गया तो कितना आ गया मेरे पास, 2B। मतलब 2B मतलब एक तरीके से ये अगर B1 है और ये B2 है, तो क्या आ गया एक तरीके से, यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ, B1 + B2, सिंपल। मतलब यहाँ पे जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो दोस्तों आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि करंट की स्पीड क्या है, वाटर की स्पीड क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आई। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 12 + 15, टोटल कितनी आ जाएगी, 27 किलोमीटर पर आवर। और टोटल कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस 108 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड 27 है, कट होने के बाद 4 टाइम कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4 आवर्स। तो आप देख रहे हो कई लोग इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि यार स्टीम की स्पीड नहीं दी गई है, वो कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है हमने, आसान क्वेश्चन था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक कंपाउंड इंटरेस्ट का पॉइंट याद दिला देता हूं। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हाफ ईयरली की बात होगी, जब कभी भी हाफ ईयरली लिखा जाएगा, तो टाइम तो आपका हो जाता है डबल, ये मैंने बताया था आपको, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाता है हाफ। दोस्तों जब कभी भी क्वार्टरली की बात होती है, क्वार्टरली की, तो मैंने आपको बताया था टाइम तो हो जाता है 4 टाइम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 1/4। ठीक है, क्या हो जाता है, 1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ओरिजिनल है उसका, ओरिजिनल का। क्लियर।
एक तो ये बात हुई थी। अब मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन आया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का, ध्यान से सुनना। क्या आया हुआ था? आपको उसने कुछ नहीं किया था, आपको उसने प्रिंसिपल दिया था, ये गिवन था, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। आपको उसने टाइम दिया हुआ था, आपको उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता था। मुझे काफी लोगों ने कहा कि सर विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे? भैया एक बात बताओ, क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि भैया जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल, टाइम और अमाउंट दिया होता है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लिख लो, रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं। रेशियो जो भी है, एक्स रेशियो वाई, और इसे लीस्ट फॉर्म में ले आओ। और लीस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर टाइम 2 इयर्स है तो अंडर रूट कर देंगे, 3 इयर्स है तो क्यूब रूट कर देंगे। अब मुझे काफी स्टूडेंट ने कहा सर अमाउंट तो दिया ही नहीं था, उसने तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। भाई अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। बात समझ में आई? तो इसे नहीं भूलना है अपने दिमाग से, इसे मत निकालना चीज को, ठीक है? चलिए, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का जो अभी मैंने आपको कराया, सेम वही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आपके एग्जाम में आता है उससे थोड़ा सा लेवल आ गई है, कम नहीं है उससे। एट वॉट रेट पर एनम विल रुपीज 32,000 रुपीज, 32,000 मतलब प्रिंसिपल आपको 32,000 रुपीज दिया है यहाँ पे। यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना, 5044 रुपीज। इन 9 मंथ्स आपको टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ्स। और आगे क्या कह रहा है, मंथ्स, मंथ्स इंटरेस्टेड बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड क्या हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, ठीक है भाई। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, आपको प्रिंसिपल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, टाइम दिया, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, हमें एक बात का तो पता है कि सबसे पहला एक ही काम होना चाहिए हमारा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 32,000, और अमाउंट हो जाएगा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा 37,044 रुपीज। अब ध्यान से सुनते हुए चलना, मैं 4 से कट करूंगा, ये आपका आ जाएगा 8,000, और 4 से कट करेंगे तो ये 9 गया, 9 2 और 6 1। हाँ, अब आगे क्या है, आगे क्या किया जाए? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो टाइम 4 टाइम्स हो जाता है। टाइम 4 टाइम्स का मतलब 9 × 4 मतलब 36 मंथ हो जाएगा, और 36 मंथ का मतलब है ये कितना हो जाएगा, 3 ईयर हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा ईयर में चाहिए होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब 3 ईयर्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे। अगर 2 ईयर्स होता तो हम अंडर रूट करते, 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे। ये आया 20 और ये आया 21। तो आप लोग देखिए 20 से 21 लगा, तो 1 लगा किस पे, 20 पे, इंटू 100, तो आंसर 5% आना चाहिए था, लेकिन 5% आंसर नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब भी आप कंपाउंडेड क्वार्टरली लगाओगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल का 1 बाय क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाता है, किसका, ओरिजिनल का। ये मैंने अभी बताया। तो ओरिजिनल कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 × आर कितना है हमारा यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा भैया 20% पर एनम। दिस इज द राइट आंसर। किधर गया, ये रहा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। इस तरह का हर एक क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व करके आने वाले हैं। एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम रुपी 600। मतलब मुझे एसआई दिया गया है, कितना दिया गया है, 600 रुपीज दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है कि भैया ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन होने वाला है। हलवा मतलब इजी होता है, ठीक है, हमारे यहाँ हलवा बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, और आपसे जानना चाहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या जानना चाहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके एक नहीं 10 मेथड है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैं आपको। जब एसआई और सीआई के रेशियो की बात आएगी तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एसआई आपका कितना होता है 200, यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखना है 200 प्लस आर। आप इस कॉन्सेप्ट से सीधा रेशियो निकाल सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये हुआ 200, और 200 प्लस आर तो कितना हो जाएगा 210। तो कितना रेशियो हो जाएगा 2 × 21। लेकिन दिस इज ओनली फॉर 2 ईयर्स।
अगर टाइम 3 इयर्स होगा या 4 ईयर होगा या 5 ईयर होगा तब हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते, ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है कितनी, 600। अगर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 600 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। भाई 20 की वैल्यू अगर 600 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 30 है तो 21 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 630। कितनी हो जाएगी, 630। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज ₹2000 एट 5% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 3 years। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या बताने वाले हैं आप यहाँ पे। दोस्तों अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, मतलब मान लो जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक मेथड बताया था आप लोगों को, ट्री मेथड। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था ये प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे भी ए होता है, ए अमाउंट वाला ए नहीं, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी वाला। यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, बी, और ये होता है सी। दोस्तों अगर यहाँ पे मैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, 3A प्लस 3B प्लस सी। अच्छा, ए प्रिंसिपल पे मिला हुआ इंटरेस्ट है, बी ए से मिला हुआ इंटरेस्ट है, और सी बी से मिला हुआ इंटरेस्ट है। और ये जो होता है ऊपर वाला 3A, ये जो है 3A, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अब आप एक बात सोचो ध्यान से कि अगर 5 साल में आपको 5 साल में कितना मिल रहा है, 2000 इंटरेस्ट मिल रहा है, 2000 रुपीज। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 2000 डिवाइड बाय 5 कितना, 400 रुपीज। बात समझ में आई। और ये एक साल का जो 400 है यही किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। बात इस वाले ए की वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि पहले साल या एक साल का इंटरेस्ट चाहे वो सिंपल हो कंपाउंड बराबर ही होता है। मतलब अगर मैं बात करूं, अब सुनना, 3 साल के किसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, 3A प्लस 3B प्लस सी। 3 से मुझे कोई दिक्कत नहीं, ए से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बी। अब बी किसकी हेल्प से भी आ जाता है, इंटरेस्ट आता है, ए की हेल्प से आता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस पे अगर 15% लगेगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 60। फिर आगे बात करें सी की, सी किस पे लगता है, बी पे। इसका 15% की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में। तो टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1389 रुपीज, आंसर ये रहा ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 3A प्लस 3B प्लस सी, ये नहीं भूलना है भाई, है ना। 2 साल के लिए क्या था याद है, 2A प्लस बी, बस यही था और कुछ नहीं। ये बात हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is rupee 15.50। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। डिफरेंस अगर 2 इयर्स का है, अगर टाइम 2 इयर्स है, बस ये याद रखना, तो आपका हो जाएगा सम मतलब प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर इंटू आर। दिस इज ओनली फॉर 2 इयर्स। अगर टाइम आपका 3 इयर्स है तब के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को याद कराया हुआ है, सम इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 याद करने का कराने का तरीका भी बताया था कि ऊपर अगर 2 साल है तो 2 बार 100 आया है, 3 साल है तो 3 बार आएगा। 2 साल है तो 2 बार आ रहा था, 3 साल है तो 3 टाइम्स आ रहा था, लेकिन तीसरी बार अकेला नहीं आएगा, अपना 300 है, उस दोस्त है उसका, उसे साथ लेके आएगा। ये तो ये 3 इयर्स के लिए। तो दोस्तों आप 3 इयर्स के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, करूंगे आंसर आ जाएगा आपका पक्का। लेकिन जब 10% है तो घबराने वाली बात नहीं है। मुझे ये पता है अगर 10% 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो 30% लगता है, 10 10 10, ये क्या लगता है, SI। लेकिन अगर मैं CI की बात करूंगा तो ये लगता है 33.10%। अभी बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3.10%, जिसकी वैल्यू आपको 15.50 दी गई है। 1% आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 आ जाएगा, और 100% के लिए दोनों तरफ
दो दो जीरो हम ऐसे चिपका देने वाले हैं, तो आंसर 500। 100% क्यों निकाला? क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। अब कईयों को ये बात समझ में पता नहीं आई है, नहीं आई है। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था, क्या बताया हुआ था कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है या कुछ भी, 2 इयर्स के लिए निकालना तो बहुत आसान है। आप लोगों ने पढ़ा भी था क्या? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, मतलब ए की जगह भी 10 आएगा, बी की जगह भी 10 आएगा, और 10 इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 21%। मतलब एक बात सुनो, यहाँ पे ये पता चला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल के लिए एस आई हमारा 20% होगा। 20% क्या होगा? एस आई होगा। और सी आई जो है, सी आई वो 21% होगा। सी आई क्या होगा? 21% होगा। ऐसे ही अगर 3 साल के लिए देखेंगे, 3 इयर्स के लिए, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 10%, 10% और 10% 3 इयर्स के लिए। 2 इयर्स के लिए आप निकाल चुके हैं, आपको याद ही हो गया 21%, लेकिन 3 इयर्स का भी बचा हुआ है। अब ए की वैल्यू ये हो जाएगी और बी की वैल्यू ये हो जाएगी, और ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 यूज करेंगे तो 33.10% आ जाएगा। 10% के लिए तो डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल सकता है। क्या कह रहा है? 4800 रुपीज becomes rupees 6000 in 4 years at a certain rate of compound interest. What will be the sum after 12 years? दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल था वो 4800 रुपीज था, और आफ्टर 4 इयर्स, जब टाइम 4 साल हो चुके हैं, तो ये कितना हो चुका है? 6000 हो चुका है। कितना हो चुका है? 6000 रुपीज हो चुका है। तो ये जानना चाहता है कि आफ्टर 12 इयर्स कितना हो जाएगा। अब मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, और उसने कहा कि सर 12 इयर्स का ट्री मेथड कैसे निकालेंगे? भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है, 12 इयर्स का ट्री मेथड नहीं निकालना होता। सुनो मेरी बात, आप इसे सोचो कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 4800 से कितना हुआ? 6000 हुआ। कितने साल में? 4 साल में। तो आप ये देखो क्या इंक्रीमेंट हुआ, किस फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो किस फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है? देखो 1200 का इंक्रीमेंट हो रहा है 4800 पे, मतलब 1/4 के फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। 1/4 का मतलब है 25%। 25% इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब हर साल का मतलब है हर 4 साल में, आफ्टर एवरी 4 इयर्स 25% का इंक्रीमेंट है। मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स में 25% का, या हम कह दे 1/4 का जो फ्रैक्शन है फिर से इंक्रीमेंट देगा, और इसका जो 1/4 है वो 1500 हो जाएगा। तो 1500 का इंक्रीमेंट होके कितना दे देगा? 7500 देगा। और दोस्तों अगले 4 साल में नेक्स्ट ईयर में फिर से 1/4 का इंक्रीमेंट देगा, और 1/4 का इंक्रीमेंट होने के बाद ये कितना हो जाएगा? भाई इसका 1/4 निकालें, 75 तो इंटू 25 हो जाएगा। तो इंटू 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? अगर देखें तो, या 3/25 इंटू 5 कितना हुआ? 125, और ये हो जाएगा 175 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा? 175 प्लस 12 187, ये हो जाएगा। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 1875, तो कितना हो जाएगा? 5739। तो ये रहा आंसर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मुश्किल तो नहीं था कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के मतलब इर्द गिर्द घूमता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, आप लोग देखना। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपी, कितना दिया हुआ है? 12100 in 2 years and 12,641 in 4 years at compound interest annually. The sum मतलब प्रिंसिपल ये जानना चाहता है। दोस्तों एक बात याद करना, याद रखना, नोट करके आप लिख सकते हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल दिया है पी, और आफ्टर एक्स ईयर्स आपको अमाउंट दिया A1, एंड आफ्टर 2x ईयर, आफ्टर 2x ईयर आपको अमाउंट दिया हुआ A2। ये क्या है ये मैं बताऊंगा। x और 2x मतलब टाइम आपका क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है आपका? डबल। जब आपका टाइम डबल हो जाता है, तो दोस्तों याद रखना, जो आपका p है, A1 है और A2 है, ये हमेशा जीपी सीरीज में होता है। किस में होता है? जीपी सीरीज में, अगर टाइम डबल हो जाता है। और जीपी सीरीज ये कहती है कि जो बीच वाला टर्म होता है उसका स्क्वायर बराबर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू टर्म्स। ठीक है, ये होता है। या हम कह सकते हैं A1 इंटू A1 बराबर P इंटू A2।
ये कह सकते हैं, ये होता है गेम। कई बार यहाँ पे 3 इयर्स दे देगा, 2 की जगह यहाँ पे 3 इयर्स दे देगा और यहाँ पे 6 ईयर दे देगा, तब भी हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल की जगह पूछा है आपसे, प्रिंसिपल आपको अमाउंट दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, आफ्टर 2 इयर्स 12100 एंड आफ्टर 4 इयर्स मतलब A2 आपको दिया 14641। तो यहाँ पे आप लगाएंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए, ये आपका A1 है, तो इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर 14641 इंटू A2। आप जब सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे पता है कि 14641 जो होता है ये 121 इंटू 121 होता है, 121 का स्क्वायर होता है। तो जब इससे कट करेंगे 121, ये 100 टाइम गया, ये 121 टाइम गया, इससे कट करेंगे तो ये 100 टाइम गया, 100 इंटू 100। तो जो आपका A2 है, A2 तो दिया हुआ है ना, आपका प्रिंसिपल, सॉरी P, आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। बात समझ में आई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत आसान है और बहुत इजीली आप लोग इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से समझिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेशियो ऑफ 3 years of CI, ठीक है, एंड SI ऑफ 1 year ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों कुछ नहीं है, 3 years का CI और अगर बात की जाए अपॉन 1 year का SI, 1 year का SI, इसका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपको 3.64 अपॉन 1। दोस्तों अगर ये पॉइंट यहां से हटाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं इसे 4 से कट करूं, तो 4 से कट करूंगा तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ऊपर 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब आप एक बात समझो, इसने ये कह दिया कि 3 इयर्स का, ये आपका क्या है, ये आपका 3 इयर्स का CI है, और ये आपका क्या है, ये आपका 1 ईयर का SI है। 1 ईयर का क्या, SI। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है। दोस्तों आपने ट्री मेथड पढ़ा है, ये P होता है, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे B, ये B, ये B और ये C। अब सुनो, ये जो है ये 1 ईयर का SI, ये इस A की ही तो वैल्यू है 25, तो इस A की भी वैल्यू 25 होगी और इस A की वैल्यू भी 25 होगी। बात समझ में आती है? दूसरा, अगर टोटल हमारा 91 है, जिसमें से 75 हमारा ऊपर जा चुका है, तो अगर मैं 91 में से 75 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 16 बचेगा या नहीं बचेगा? मेरे पास कितना बचेगा, अब 16 बचेगा। बात समझ में? और ये 16 कहां बटने वाला है, ये 16 इस बी में, इस बी में, ये बी और ये सी, मतलब 3B प्लस C हमारा कितना बन रहा है, 16। कितना बन रहा है, 16। ध्यान से सुनना। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, जब हम रेशियो को मिनिमम फॉर्म में लिख लेते हैं तो C ऑलवेज 1 होता है। C ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। C अगर ऑलवेज 1 होगा तो 3B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तभी B इक्वल आएगा ना भाई, B तो जहां, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो B आ गया 5। अब आप या तो ये कह लो कि C B पे लगा, या आप कह लो कि B A पे लगा। तो अगर C B पे लगा, 1 लगा किस पे, 5 पे, 1/5 कितना होता है, 20%। या आप कह दो कि B लगा A पे, ये भी आपका 1/5 ही आएगा, तो आंसर विल बी 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों आपसे कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसीलिए मैंने 1 या 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी लिए हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर आ जाता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये वैल्यू दी गई है 49.99, यार इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपका अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज हो जाता है तो अप्रोक्सीमेट वर्ड आपको ये बताता है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी, आसपास की वैल्यू लेनी है। जैसे ये 48% ऑफ ये दिया हुआ है, तो मैं आपको पहले ये लिख देता हूं, तो हम लिखेंगे 48% ऑफ 250, इसे हम 250 लिखने वाले हैं, प्लस x% ऑफ, भैया ये किसके पास में है, जस्ट अप्रोक्सीमेट कि क्या हुआ 500, इक्वल्स टू, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर, चलिए अभी मैं इसे लिख ही देता हूं ऐसे,
और ये मैं इसे लेने वाला हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि बात अप्रोक्सीमेशन की हो रही है, तो जो पास में जस्ट वैल्यू है मैं वही लेने वाला हूँ। अब 48% ऑफ 25 सॉरी 250, तो ये आ जाएगा मेरा 120 प्लस x% ऑफ, ये आ जाएगा मेरा कितना, x% मतलब x अपॉन 100 इंटू 500, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, बराबर 121 प्लस 4। बात समझ में आती है? तो ये आपका आ जाएगा 5x इक्वल्स टू, ये 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये होता है, अगर आप अच्छे से अप्रोक्सीमेशन जानते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। आप देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आगे दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग पहले लिखते हुए चले जाइए। अब बताओ इसे आप अपने दिमाग में क्या लिखने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट तो ये 6 का क्यूब होता है, हालांकि 216 है, लेकिन अभी फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ये 14.98 है, तो क्या इसे मैं 15 का स्क्वायर लिखना पसंद करूंगा? बिल्कुल, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। जहां पे इस तरीके से पॉइंट आ जाए, यहाँ पे लिखा नहीं, हालांकि लिखा होता है कि अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में लिख दिया था, तो यहाँ पे मैंने इसे नहीं लिखा है। और 30.92 को मैं क्या लिखने वाला हूं, 31 लिखने वाला हूं। अंडर रूट एक्स, ये मेरा हो जाएगा कितना, 216 प्लस 225। अब आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या? क्वेश्चन तो आपका सिंपल प्लस माइनस का भी आया हुआ है, ये इधर चला जाएगा, तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1600। तो दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगर एग्जैक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वाला है। इसमें क्या हुआ कि इसमें कहीं पॉइंट वगैरह नहीं दिया है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो दोस्तों बहुत आसान सी चीज है, मैं इसे आप लोगों के सामने पहले यहां पे लिख देता हूं। ये लीजिए, पहले मैंने आप लोगों के लिए इसे लिख दिया है। अब आप लोग सुनो, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और इतना आसान आता है भाई, ठीक है, आया हुआ है इसीलिए बता रहा हूं। दोस्तों अगर कहीं पे ऐसा है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स है, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 1/x कर सकते हैं ऐसे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कट हो गया कितने टाइम, 7 टाइम। 7 इंटू 2 कितना हुआ, 14। 14 से 14 कट हो गया, तो यहाँ पे आएगा 1। 1 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वस टू, ये से कट हो जाएगा 4 टाइम, तो ये आया 4। अंडर रूट एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा, 3। और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 9। ये भी क्वेश्चन आए हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, आसान क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जॉन स्टोल सम विस्की फ्रॉम ए बोतल हिज फादर हैड केप्ट अवे इन द कपबोर्ड। जॉन एक बहुत खतरनाक बंदा है, बहुत खतरनाक लड़का है। इसके फादर इससे भी खतरनाक है, क्योंकि उसे पता है कि उनका लड़का जो है, ठीक है, विस्की का थोड़ा सा दीवाना है, तो वो विस्की छिपा के रखते थे। दिस बोतल, अब क्या हुआ कि जॉन ने वहां से, उससे पता चला कि भैया यहाँ पे इसने बोतल ये छिपाई हुई है, और जॉन जो है वो, ठीक है, पीना चाहता था। तो दिस बोतल ऑफ विस्की कंटेन्स 50% अल्कोहल, 50% अल्कोहल था। अब जॉन रिप्लेस्ड व्हाट ही हैड ड्रंक बाय अनदर ब्रांड ऑफ विस्की विच कंटेन्स ओनली 25% अल्कोहल। मतलब जो जॉन के पास जो बोतल थी, उसमें 25% अल्कोहल वाला मिक्सचर पड़ा हुआ था, मतलब जो उसके पास विस्की या जो भी कुछ था, उसमें 25% अल्कोहल था। जो उसके फादर के पास थी, उसमें 50% अल्कोहल था। मतलब उसके फादर ज्यादा, मतलब नशेड़ी टाइप के थे, आप ये कह सकते हैं। आप इंजीनियर हैं ज्यादातर, तो आप जानते ही हैं। अब क्या हुआ कि, और ये कितना चालू है, इसने क्या किया, 4-5 घूंट मारी होगी, और फिर अपने वाली मिला दी कि चलो लेवल बराबर हो जाएगा। सभी लोग ऐसा करते होंगे। द विस्की इन बोतल नाउ हैज ओनली 35% अल्कोहल। अच्छा, ये समझ रहा है कि इसने चुरा ली है, पी ली है, इसके फादर को पता नहीं चलेगा। ओ भैया, वो इतनी ज्यादा पीने वाला आदमी है कि मतलब जीप के लगते ही बता देगा, ठीक है, टंग को लगते ही बता देगा 50% वाला तो है ही नहीं है, उससे कम है, और पकड़ के होगी फिर इनकी धुनाई। तो आप समझो क्या जानना चाहते हैं, हाउ मच ऑफ द बोतल डिड जॉन स्टील। अब आंसर आपके फ्रैक्शन में सुनो। इसे मैं करूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन से, सेकंड का गेम है। जो उसने पी रहा था, वो 50% अल्कोहल वाली पी रहा था, रिप्लेस इसे कर रहा था 25% वाली से, और जो ओवरऑल फाइनल बची वो बची 35%। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं, तो डिफरेंस 15 आया, इनका डिफरेंस 10 आया। रेशियो की बात करेंगे, 2:3 आएगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि टोटल उस बोतल में 5 पार्ट थे।
और स्टार्टिंग में 5 पार्ट पूरा किसका था, 50% का रहा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब 50% के 2 पार्ट रहे और 25% के 3 पार्ट हो गए। 25% के 3 पार्ट क्यों आए, क्योंकि उसने भैया ये 5 घूंट थी, मतलब 5 या ये मान लो 5 पैक बन सकते थे। अब यहाँ पे 2 पैग ये बचे, 3 पैग ये बचे, ये वाले 3 पैग कैसे आए यहाँ पे, क्योंकि ये 3 पैग 50% वाले पी गया होगा। तो इसने कितना हिस्सा चुराया है, 3, कितने में से, 5 में से। आंसर, बात समझ में आई, तो आंसर होगा 3/5। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, ए बोतल कंटेन्स 3/4 ऑफ मिल्क एंड रेस्ट वाटर, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर सो दैट द मिक्सचर हैज हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बात सुनो। इसे अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिल्क और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर, तो 3/4 ऑफ मिल्क, अगर टोटल 4 था तो 3 मिल्क है, 1 वाटर है। अब वो कह रहा है कि इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाला और इसकी जगह किससे रिप्लेस करा दिया, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर से इसे रिप्लेस करा दिया। अब हाफ मिल्क बचा और हाफ वाटर बचा। देखो कहने का मतलब ये है कि जितना इसने निकाला था उतना ही यहाँ पे फिर से डाल दिया। अगर पहले 10 लीटर था तो अभी भी 10 लीटर है, पहले 20 लीटर था तो अभी भी 20 लीटर है। मतलब पहले रेशियो में कितना पार्ट दिखा रहा है, 4 पार्ट दिखा रहा है, और अब कितना दिखा रहा है, 2, 1:1:2। ये गलत है, जबकि होना चाहिए था सेम, क्योंकि जितना उसने निकाला है उतना ही कंटेंट उसमें डाल दिया है। तो मतलब इन कैल्शियम हुआ 4, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूँ, मतलब ऊपर तो 3:1 ही रहेगा, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा, 2:2। अब एक बात सुनो, ये मेरा मिल्क है और ये वाटर है। उसने क्या पूछा है, ध्यान से सुनना, कि कितना मिक्सचर वो निकाले और किससे रिप्लेस कर दे, वाटर से। अब वाटर से रिप्लेस किया है, क्योंकि जितना वाटर निकला होगा उतना तो वाटर उसने डाल दिया है, तो वाटर से तो मुझे मतलब नहीं है। मुझे है कि मिल्क कितना निकला है, क्योंकि उतना ही उसने मिक्सचर रिप्लेस कराया है। तो मिल्क कितना था, 3, अब कितना हो गया, 2, तो कितना निकला, 1, कितने में से, 3 में से। और 1/3 आप जानते हैं 33 1/3% होता है आंसर। दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि जब पहले 3:1 था मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो ये 1:1 कैसे हो सकता है। अगर मैं 1 यहां से निकाल के इधर डाल दूं तो ये 2 और 2 हो जाएगा, नहीं तो 1:1 हुआ। तो कितना निकाला है, 1 निकाल के डालना पड़ेगा इधर, कितने में से, 3 में से, तब भी आप इसे कह सकते हैं कि आंसर 33 1/3% होगा। आप तब भी इसका आंसर यही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, a container contains 50 liter of milk. From this container 5 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 1 times. What is the ratio of milk and water now? ठीक है, what is the ratio of, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। बहुत से लोग इसके फॉर्मूले आपको रटवाते हैं, लेकिन मैं इसके फॉर्मूले में नहीं घुसने वाला हूँ। 50 लीटर मिल्क था, मैंने स्टार्टिंग में 5 लीटर मिल्क निकाला, मतलब 5 लीटर निकाला कितने में से, 50 में से इंटू 100, मतलब मैं कितना मिल्क रिप्लेस कर रहा हूँ, 10% रिप्लेस कर रहा हूँ, और हर बार 10% रिप्लेस करता जा रहा हूँ। दोस्तों मैं क्वेश्चन परसेंटेज से ज्यादा सॉल्व करना पसंद करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूं पहले 100% था, 10% यहां से मिल्क निकाला गया, अब 90% रहा। 90% आपका मिल्क रहा तो 10% इसमें वाटर डाल दिया गया, दोबारा फिर 100 हो गया, फिर 10% निकाला गया होगा क्योंकि फिर से 5 लीटर निकाला गया, लेकिन अब की बार 10% किसका, इनका 10% दोनों का, मतलब इसका भी 10% निकला और इसका भी 10% निकला, मतलब इसका 9 लीटर निकला और इसका कितना निकला, 1 लीटर। तो यहाँ पे मिल्क तो रह गया 81 और वाटर रह गया 19, ये मिल्क रह गया 9 रह गया सॉरी, और ये वाटर, और यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा 10 लीटर वाटर ही मिला दिया, तो वाटर कितना रह गया मेरा, 19 लीटर। और अब मेरा मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना रह गया, 81:19। दिस इज द आंसर। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। मैं इसे ऐसे करता और अगर जल्दी से सॉल्व करना चाहता, 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 पे 1 लेस हुआ तो 9/10। आप लोगों को परसेंटेज मैंने बताया हुआ है, इसे मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 बार प्रोसेस हुआ, तो 81/100। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली टोटल मेरे पास मिल्क 100 था, अब मेरे पास मिल्क कितना है, 81 है। नाउ मिल्क की ही बात होगी। अच्छा अगर मेरे पास 81 मिल्क है तो जाहिर सी बात है 19 वाटर होगा, क्योंकि टोटल तो 100 अभी भी है। क्लियर हुआ ना, गुड।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कंटेनर कंटेन्स 100 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस कंटेनर 10 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज फर्दर रिपीटेड 2 times। हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन बाय द कंटेनर। बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 लीटर था, आपने यहां से 10% निकाला, मतलब 10 लीटर निकाला तो 10% हुआ या नहीं हुआ। तो अब फाइनली क्या जानना चाहता है, मिल्क ही जानना चाहता है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि 100 लीटर था, 10% निकला तो 90 लीटर बचा, फिर इसका 10%, इसका 10% कितना होता है, 9 लीटर होगा ना, तो 81 बचा। अब इसका 10% कितना होता है, 8.1 होता है, ये 8.1 निकला तो कितना बचा, 72.9 लीटर आंसर। बताओ इससे क्या सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। बहुत आसान है, दूसरा तरीका मैं नहीं बता रहा हूं। आप परसेंटेज मान लो 10 की जगह अगर 20 का देता तब 20% निकलता, और क्या। बात समझ में आ रही है, गुड। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का जो अभी हमने किया, यहाँ पे इसको देखो क्या कह रहा है। 8 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ वाइन एंड देन फिल्ड विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 more times। The ratio of quantity of wine now left in cask to water is 16:65। How much wine did cask hold originally? क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और एक बात सोचो। जब अभी मैंने आपको बताया था, मान लो एक एग्जांपल देता हूं यहां पे कि 10% हमारा मिल्क निकला था, 1/10, 10 पे 1 निकला तो 9/10, ऐसा ही तो हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये 81/100 आया था। मतलब ये इनिशियल वैल्यू आई थी और ये फाइनल वैल्यू आई थी स्क्वायर करने पे। अब हमें उल्टा जाना है, उसने बता दिया है कि अभी कितना है ये बताना है। देखो एक बात सुनो, अब किसकी, वाइन की और वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो बचा है 16:65। अच्छा पहले किससे भरा हुआ है, वाइन से भरा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखो टोटल कितने पार्ट हुए, 81 पार्ट हुए। तो एक बार बताओ, मतलब जब वो पूरी बोतल भरी होती है, पूरा कंटेनर भरा होता है, पूरा कास्क भरा होता है, तो इसमें टोटल 81 पार्ट होते हैं। लेकिन इनिशियली ये 81 पार्ट किसके रहे होंगे, वाइन के ही रहे होंगे, क्योंकि ये तो वाइन से ही भरा हुआ था। अब वाइन के कितने पार्ट है, अब कितने पार्ट है, 16 पार्ट है। तो 81:16। जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे वही चीज लिखो, फाइनल, इनिशियल और फाइनल। वहां पे भी प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते थे, इनिशियल और फाइनल। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कितना हुआ है, ये 4 बार प्रोसेस हुआ है, ठीक है, 3 more times। एक बार पहले हुआ, 3 बार और हुआ, तो फोर्थ रूट कर देंगे, फोर्थ रूट। ये जैसे ही फोर्थ रूट किया तो हम पहले प्रोसेस पे पहुंच गए। बात समझ में आई? मतलब पहले 3 पार्ट थे, अब 2 पार्ट है, कितना पार्ट कम हुआ, 1 पार्ट, और इसी 1 पार्ट की वैल्यू 8 लीटर है। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 8 लीटर है तो 3 पार्ट की वैल्यू 24 लीटर होगी। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं कि इस वाले लेक्चर को यहीं तक रहने देता हूं। दूसरा लेक्चर मैं सोच रहा था इसे ही बहुत लंबा बनाऊं, लेकिन ज्यादा लेंदी लेक्चर में उतना मजा नहीं आता है। अभी मैं बहुत सारे लेक्चर देने वाला हूं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि एंड टू एंड पूरा रिवीजन आप लोगों को कराऊं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो हो सकता है आज एक और लेक्चर आप लोगों को मिल जाए रात तक, रात 10 बजे तक। तो घबराना नहीं है, मेहनत से पढ़ते रहो भाई। मेरी दुआएं तो यही है, हमारी पूरी टीम की दुआएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग कि 25 तारीख को नहीं होना चाहिए पेपर, ये तो भाई सोच है अपनी अपनी, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि 25 को हो जाए, तो हमारी तैयारी उस लेवल पे हो चुकी है। 90% स्टूडेंट ये सोच रहे हैं फिलहाल, ठीक है यार 25 को हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जी जान लगा देंगे, लेकिन क्लियर जरूर करेंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।